जय हिंद फ्रेंड। तो आप सभी के लिए आज लेकर आ गए हैं घटना चक्र का भूगोल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र आप लोग जानते होंगे घटना चक्र बुक के बारे में। तो वही घटना चक्र का बुक का स्पेशल भूगोल, घटना चक्र बुक का स्पेशल भूगोल लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बहुत 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अगला वीडियो 200 क्वेश्चन, उसके बाद अगला वीडियो, 3 वीडियो के माध्यम से आपको ये घटना चक्र का जो बुक आप थंबनेल में लगा हुआ देख रहे हैं, उसी बुक का ये डिस्कशन है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 2 वीडियो और देंगे इसका, उसके बाद आपको ये बुक सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार सिर्फ देख लीजिएगा सभी लोग शुरू से अंत तक, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे आइए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है या सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये भी कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा 29,028 फीट है। ठीक है, नेपाल में अवस्थित है, ये जानते होंगे सब लोग, ये नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई इतना मीटर घोषित किया था, यानी 8,848.86 मीटर घोषित किया गया था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आगे आइए, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? आपसे यहाँ पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? इसमें माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वो कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर बिछेंद्री पाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिछेंद्री पाल। ठीक है, प्रथम भारतीय नारी थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने की सबसे पहले सफलता जो प्राप्त की थी, वो यही की थी बिछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, ये सफलता जो प्राप्त किया था 1984 में की थी। ठीक है, बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता जो प्राप्त की थी 1984 में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, 1984 में। कब? 1984 में। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, वो भारतीय महिला थी, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछेगा तो जुंको तेवई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछेगा आपसे तो जुंको तेवई हो जाएगा, जिन्होंने 1975 में ये माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था 1975 में चढ़ी थी। ठीक है, जो कौन थी? वो जुंको तेवई थी। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतरोही कौन थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली पहली पर्वतरोही कौन थी? यानी महिला, ये संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, ये संतोष यादव होगा। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला आपसे पूछेगा तो हो जाएगा संतोष यादव। द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला पूछेगा तो संतोष यादव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए
7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी आप तो जानते होंगे K2 है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ये जो गॉडविन है, गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कहाँ स्थित है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा किया गया, आप तो जानते होंगे, ये तो छोटा मोटा बात है। चलिए आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये K2 है। भारतवर्ष में आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारतवर्ष में सबसे ऊंची चोटी, तो कौन हो जाएगा, K2 हो जाएगा, K2। और माउंट एवरेस्ट तो जानबे करते हैं। आइए 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का, वो भारतवर्ष का था, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है, तो कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 और K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर और कंचनजंगा के 8,598 मीटर। 8,598 मीटर किसका है, कंचनजंगा का है। ठीक है, और मकालू का ऊंचाई है 8,463 मीटर जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और भारत के बॉर्डर पर होगा, इसीलिए नेपाल और भारत दे रहा है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत में स्थित है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है तथा अभिष्ट उत्तर 1 होगा। ठीक है, अगर कंचनजंगा है लेकिन उसमें K2 नहीं है, ये बोल रहा है कि K2 अगर नहीं रहेगा तो गॉडविन ऑस्टिन, यानी गॉडविन ऑस्टिन उसी को कहते हैं K2 को, वो नहीं रहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई को मापा था, ये तो उस टाइम बता दिए थे। आगे आइए 10 नंबर, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो कहाँ स्थित है, तो नेपाल और सिक्किम। नेपाल और सिक्किम इसलिए दे रहा है कि भारत और नेपाल के पास स्थित है, इसीलिए इसमें भारत नहीं है। और उस साइड सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के साइड ही है, इसलिए सिक्किम दे रहा है। बिल्कुल सही है, बी और सी, बिल्कुल सही है, बी और सी वहीं पर पड़ता है, नेपाल तरफ में सिक्किम पड़ता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से क्या क्रम सही है। कौन सा क्रम जो है इसमें सही आपको बताना है कि इसमें जो क्रम दिया हुआ है कौन सा क्रम सही है, तो इसमें क्रम सही हो जाएगा C नंबर, इसका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका C नंबर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा आता है, इसीलिए इसको देने के लिए गया था कि कौन है सरियाइए, मतलब सही क्रम दर्शाइए, कौन सा ऊंचाई के क्रम में सही है, ये दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं, उसका ऊंचाई भी बता दिए थे। आइए 9 नंबर प्रश्न, नंदा देवी जो चोटी स्थित है वो कहाँ है, गढ़वाल हिमालय भाग में, गढ़वाल हिमालय भाग में स्थित है। ये नंदा देवी चोटी जो है वो गढ़वाल हिमालय भाग में है। ठीक है, यही बोल रहा है कि गढ़वाल हिमालय भाग का, या गढ़वाल हिमालय भाग में है। कहाँ, ये कौन, तो नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है या गढ़वाल हिमालय में है, ये भी बोल सकते हैं आप। हिंदी आपका भाषा है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए आइए, नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च शिखर देना चाहिए, सर्वोच्च दे दिया है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा ये नंगा पर्वत के बाद ये चोटी है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है चोटी है, इसके बाद का चोटी है, मतलब K2 के बाद का, K2 आता है, उसके बाद कंचनजंगा आता है, उसके बाद नंगा पर्वत आता है, उसके बाद ये नंदा देवी पर्वत आता है, जिसकी की ऊंचाइयाँ है कितना, 7,816 मीटर।
नंदा देवी की ऊंचाइयाँ जो है 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। ठीक है, नंदा पर्वत या नंगा पर्वत देता है। नंदा नंगा एक ही है क्या? नंगा नंदा एक ही होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर आइए। 13 नंबर में क्या है? नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो हम बता देते हैं नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी स्थित। नंदा देवी पर्वत है, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे। आगे नंदा देवी शिखर स्थित है, फिर वही है नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। बार बार एक ही प्रश्न को दिया हुआ है। 15 नंबर है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी राज्य में स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ठीक है, हाँ, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आगे 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली पर्वत का उच्चतम जो इसमें शिखर चुनने का कह रहा है वो हो जाएगा इसका कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अरावली का उच्चतम शिखर हो जाएगा कुल्लमगढ़। कुल्लमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कुल्लमगढ़। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये अरावली का जो सर्वोच्च शिखर माना जाता है वो गुरु शिखर है। ठीक है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। इसी के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। 2244 मीटर है कुंभलगढ़। आगे आइए। आगे कि निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में इसमें प्रस्तुत करने के बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी आता है। ठीक है, नामचा पर्वत बर्मा आता है, कंचनजंगा आता है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आता है, उसके बाद क्या आता है? नंदा देवी आता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। देख लीजिए यहाँ पर ये हिमालय चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा की और सही क्रम का अनुसार जो है उसको क्या होगा? ये नामचा बर्मा कहाँ का है? चीन का। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल देता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, इस प्रकार से इसको सरियाने के लिए दिया था। चलिए आगे 18 में निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसमें कौन सा एक पर्वत है जो भारत में अवस्थित नहीं है? तो आप जानते होंगे गोसाईनाथ भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, ये अवस्थित है तिब्बत में, नेपाल में। ठीक है, नेपाल की सीमा के निकट, नेपाल और तिब्बत के सीमा के निकट गोसाई थान है, गोसाई थान है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो गोसाई थान जो स्थित है वो तिब्बत एवं नेपाल के सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे। ये अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, रहने दीजिए। इसमें दे रहा है बी एवं सी दोनों, बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी और डी दोनों नहीं सुमेलित है। ठीक है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों सुमेलित नहीं दे रहा है। छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। आगे आइए। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी चोटी भी इसमें भारत में अवस्थित नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें ए और बी नहीं है। ए और बी नहीं है। नामचा बर्मा तो जानते होंगे कहाँ बताए थे, नामचा बर्मा भी नहीं है।
और गुरला मांधाता जो भी है ये ये भी कहाँ स्थित है? ये भी भारत के बाहर स्थित है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर। गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं है बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। ये नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से नामचा बर्मा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश के सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है। यह भी तिब्बत में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से गुरला मांदवा और नामचा बर्मा ये दोनों शिखर अब भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। यही कह रहा है। आगे है गौरलाटा चोटी किस पाट में अवस्थित है? ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है या अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामरी पाटी, ठीक है। सामरी पाट में स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो सामरी पाट में स्थित है। सामरी पाट में स्थित है, ठीक है। सामरी पाट में स्थित है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चंदू पहाड़ी रेंज पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गौरलाटा चोटी ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है या स्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई जो है वो कितना है? 1225 मीटर। 1225 मीटर गौरलाटा चोटी का ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। यह कहाँ अवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। चलिए मिलान करने का कह रहा है। मिलान, इसका मिलान करिए, ठीक है। ये भारत के राज्य और ऊंची चोटी, तो मिलाइए। आई तमिलनाडु, डोटा बेटा चोटी कहाँ है? तमिलनाडु में। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा चोटी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ये गुरु शिखर जो बताए थे, राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी। उसके बाद सी नंबर जो ये साबरमती चोटी जो स्थित है वो नागालैंड में स्थित है, ठीक है। और धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। अरे भाई देखिए, तमिलनाडु में ये डोडा बेटा चोटी स्थित है, ठीक है। और ये गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और साबरमती कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। और धूपगढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। धूपगढ़ी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो सुमेलित किया गया इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन है? सेला उत्तराखंड में। सेला उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश जानते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। और जांगला ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सेला उत्तराखंड में नहीं है। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश का साथ है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश का होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश का सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर पाल, ये 2 नंबर से शुरू हुआ, सेट बाय सेट है, तो इसीलिए उधर कितना हुआ भूल जाइए। उसके बाद फिर 2 से 3 से शुरू होगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। पाल घाट, ठीक है। पाल घाट जो स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। पाल घाट। आइए आगे। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियों के मध्य स्थित है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये तो बोला ही गया था वहाँ पे। चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उसको सुमेलित नहीं है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा तो जानते हैं आप, सिक्किम में। और पाल घाट जो है वो केरल में, लेकिन भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र, यही गलत है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आइए। आगे क्या? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कौन नहीं है? खैबर,
खैबर दर्रा जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है, ठीक है। यह दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, 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 ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आइए आगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी सुमेलित करना बोल रहा है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा सिक्किम, बिल्कुल सही। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। लेपू लेख दर्रा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेपू लेख दर्रा ये हमको लग रहा है मणिपुर का होगा, ठीक है। लेपू लेख दर्रा मणिपुर में स्थित है। नहीं, लेपू लेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सॉरी, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद फिर है क्वेश्चन वही मिलान करने वाला। आप इसमें कौन सही है? तो आप कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लीजिए इसको, थोड़ा पॉइंट कुछ है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्न काल में जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 को जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ये कारगिल जिले में स्थित है। जो जिला जो स्थित है लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। कहाँ से खुलता है ये? चुम्बी घाटी। नाथुला दर्रा कहाँ खुलता है? चुम्बी घाटी में खुलता है, ठीक है। ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कितना किलोमीटर पूर्व में स्थित है? 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। चलिए आगे 7 नंबर क्या है? नाथुला किस राज्य में स्थित है? हाँ, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो आप सिक्किम में जानते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आइए 8 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। पालघाट केरल, ठीक है। 3 गो सही है, लेकिन एक बी नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। आइए आगे, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह हमको जाना है, किससे होकर जाइएगा? तो ये जो जिला जो दर्रा है ना जम्मू कश्मीर वाला, उससे आप कहाँ जा सकते हैं? लेह, ठीक है। इसका आंसर लेह हो जाएगा। चलिए आगे क्या है? वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? कौन सा दर्रा व्यापार बढ़ाने के लिए खोला था? तो नाथुला दर्रा जो किसके लिए खोला था? व्यापार बढ़ाने के लिए। कब खोला था? 2006 में। 2006 में नाथुला दर्रा, 2006 में नाथुला दर्रा, ठीक है। आगे आइए, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला दर्रा को भारत चीन के व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को फिर पुनः खोल दिया गया था। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय छोड़ दिया था, फिर 2006 में उसे पुनः खोल दिया गया था। युद्ध के बाद खोल दिया गया। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित दर्रे और राज्य को इसमें सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है? सुमेलित कर देना है। इसमें सुमेलित कर दीजिए। तो आप लोग जानते होंगे कि नाथुला दर्रा कहाँ है? अपने जो जानते हो करिए। सिक्किम में है। माना नीति कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, सही है, ठीक है। चलिए आगे, ये तो सब पता ही है कि अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये तो सही है। इसमें भी सुमेलित करने के कह है। इसमें भी आप सुमेलित ही करिए, ठीक है। इसमें भी सुमेलित करने के कह है, ठीक है। तो करिए सुमेलित। जलेपला और सिपकिला और मुलिंग और सिपकिला दर्रा, बुमला दर्रा
और जेलेपला दर्रा, मूलिंग दर्रा, सिपकिला दर्रा, इसको भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का 1 और बी का 3, 1 का 1 और बी का 3 होगा, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बोमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है, जेलेपला दर्रा भी कहाँ है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे, फिर यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है वही चीज़ को बार बार, ठीक है। तो चलिए इसको भी सुमेलित कर दीजिए। आइए, पहला है माना, माना नीति दोनों कहाँ है, माना दर्रा और नीति दर्रा दोनों पड़ता है उत्तराखंड में, माना नीति पड़ता है उत्तराखंड, माना नीति उत्तराखंड हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम होगा। सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, सिपकिला दर्रा हो जाएगा, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश है। हाँ, जो जिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो जिला कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर फिर सुमेलित करिए निम्नलिखित दर्रों को कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जेलेपला दर्रा सिक्किम, उसके बाद माना नीति उत्तराखंड, सही। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। आगे क्या है, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, कौन सा इसमें उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए, लेपुलेख दर्रा स्थित है, ये भी कह रहा है लेपुलेख दर्रा जो स्थित है वो कहाँ है, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर सी, इसका आंसर सी भी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010, 2013, 2013, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर, इसमें भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यही तो दिख रहा है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो कि सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित है। पालघाट केरल है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आइए आगे, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा बता देते हैं, रोहतांग दर्रा जो स्थित है 1 नंबर आंसर हो जाएगा उसका, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा। माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ स्थित है, माना दर्रा उत्तराखंड में। माना नीति लेपुलेख, माना नीति लेपुलेख उत्तराखंड, माना लेपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आइए, किंगी बिंगी नीति माना क्या है, किंगी बिंगी नीति माना क्या है। तो एक प्रकार का दर्रा है, ठीक है, किंगी बिंगी नीति माना ये सब है एक प्रकार का दर्रा। किंगी बिंगी, किंगी बिंगी कुंजरी भिंगरी, किंगी बिंगी को कुंजरी भिंगरी भी कहते हैं, और नीति माना दर्रा, ये सब क्या है, एक प्रकार का दर्रा है, ठीक है, दर्रा। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है। उत्तराखंड को इससे जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है नीति दर्रा, ठीक है, ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। चलिए आगे, आगे क्या है, आगे कि निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम दर्शाइए, पश्चिम से पूर्व क्रम दर्शाइए। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहला आएगा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा आप अति से राज्य के अनुसार से दर्शा दीजिए, किस किस अनुसार से हो जाएगा। तो और उसके बाद आएगा लेपुलेख दर्रा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए नाथुला आएगा, सिक्किम आएगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो बोमडिला दर्रा आ जाएगा, ठीक है। ये सब आसान है। आगे क्या है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई में जो स्थित है, इसमें से आंसर ई नंबर दे रहा है। आगे इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या क्या कर रहा है, व्याख्या है ही नहीं। चलिए छोड़िए उसको। ये आगे हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच होती है,
किसके बीच होती है? हिमालय में जो हिम रेखा होती है किसके बीच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4300 से 6000 के बीच। 4300 से 6000, 4300 से 6000 पूर्व में, ठीक है। ये कौन सी रेखा? हिमालय में हिम रेखा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाइयाँ उत्तरी भाग पर इतना है, इतना मीटर, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में इतना मीटर पाया जाता है। इस प्रकार से पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा इतना मीटर तथा पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली हिम रेखा 4300 मीटर है, ठीक है। वो दर्शाया गया है कि कितना कितना रेखा पाया गया है, वही दर्शाया गया है। आगे क्या है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन जो हिमनद है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यह सियाचिन जो ग्लेशियर है वो अक्साई चीन के पश्चिम में, ठीक है, और गिलगिट के पूर्व में, लेह के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। क्या? ये कौन? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये भारत का केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर। चलिए आगे क्या है? आगे सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सी है? तो गंगोत्री हो जाएगी। गंगोत्री 26 किलोमीटर, रुनडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर है, और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर है। इस प्रकार से विकल्प दिया हुआ है। आप इसका मान जानिएगा कितना कितना होता है, तब इस क्वेश्चन बनेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, कोई उगिया दुगिया का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। गंगोत्री हो जाएगा सबसे बड़ा हिमनद। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे विशालतम हिमनद इसमें पूछ रहा है। सबसे विशालतम हिमनद तो जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे विशालतम हिमनद सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आइए, ससाइनी की लंबाई कितना है? ससाइनी हिमनद की लंबाई 17.85, 17.85। गंगोत्री की कितना? 26 किलोमीटर, और जेमू का 25 किलोमीटर। उसके बाद सियाचिन का कितना है? 76.64 किलोमीटर। 76.64 नहीं बोला जाता, 64 बोला जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ससाइनी जो स्थित है वो काराकोरम में स्थित है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है, और जेमू जो है सिक्किम और नेपाल में स्थित है, और सियाचिन स्थित है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। ये सब कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी, उत्तराखंड में स्थित, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ता है केदारनाथ, वहीं स्थित है चौराबाड़ी। आगे क्या है? हिमालय के हिमनदों के पिछलने की गति। हिमालय के हिमनदों के पिछलने की गति क्या हो जाएगा? सबसे अधिक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा अपने। आगे क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है हिमालय के हिमनद के पिछलने की गति सर्वाधिक है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिछल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है, ठीक है। गंगोत्री का सबसे ज़्यादा पिछल इसका है, गंगोत्री का, इसीलिए इसका 50 वर्षों में पिछल कर आधा हो गया, जो कह रहा है यहाँ। चलिए आगे क्या है? आगे निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है? जो
आप जानते हैं कुमाई क्षेत्र में जो स्थित है वो मिलाम है, ठीक है। मिलाम, कुमाई क्षेत्र में जो स्थित है वो क्या है, मिलाम है, मिलाम। यहाँ क्या कह रहा है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। हिमनद जो है उत्तराखंड के कहाँ स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। मुख्य हिमनद है, ये सबसे ज़्यादा मुख्य हिमनद माना जाता है। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी जो स्थित है, जो निकलती है, शारदा नदी जो निकलती है वो ये मिलाम हिमनद से निकलती है। कहाँ से, मिलाम हिमनद से। शारदा नदी काली नदी एक ही है, ठीक है। ये मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा नदी। कौन सा उपयुक्त में कौन सुमेलित युग्म सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। इसमें कौन सही सुमेलित है, तो 1 और 2 और 4 सुमेलित है। इसमें सुमेलित जो है 1 है, 2 है, 4 है। 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। ये बंदरपुर से निकलता है यमुना नदी, 12 सिगरी से निकलता है चेनाब नदी, और नुब्रा निकलता है सियाचिन से नुब्रा नदी। ये सब सही है, 3 को सही है और बाकी गलत है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है, तो कैसे हुआ है, तो क्रिस्टेशियस युग से। कौन सा युग से, क्रिस्टेशियस युग से। कौन सा युग से, क्रिटेशियस युग से। क्रिटेशियस युग से हुआ है। क्रिटेशियस युग से हुआ है। दक्कन पठार पर बैसाल्ट जो निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। आगे क्या कह रहा है, कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। कोयले का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। जबकि क्रिस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का भी निर्माण हुआ है। किस काल में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस काल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हिमालय का पठार भाग है किसका है, तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा इसका आंसर। हिमालय का पठार भाग है तो ये प्रायद्वीपीय खंड का है। हिमालय का पठार भाग है किसका है, तो हिमालय का पठार भाग है, ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। क्या करा है यहाँ, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, इसीलिए बोला मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग से ये मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भाग से अलग हुआ है। 3 नंबर क्या है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित है वो हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। कहाँ है निर्मित, सेनोजोइक महाकल्प में स्थित है, ठीक है। सेनोजोइक महाकल्प हो जाएगा इसका आंसर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित है वो सेनोजोइक महाकल्प में। आइए यहाँ पर क्या है, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। ये हिमालय तथा भारत का अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है उसका निर्माण जो हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग का बारे में ये वर्णन कर दिया है। देखिए आगे क्या है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक
घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। खनन उद्योग का विकास या औद्योगिकरण, ये तो आप लोग जानते होंगे। वहाँ औद्योगिक खनन ज़्यादा उत्पन्न होता है, औद्योगिक खनन का विकास वहाँ ज़्यादा हुआ है, झारखंड में ऐसे हुई। आइए क्या है? धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। तो बात सही है। और धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। क्या है? छोटा नागपुर पठार एक गंभीर है, गंभीर है, अग्र गंभीर है। क्या लिखा? अग्र गंभीर है, एक अग्र गंभीर है। मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वह अग्र गंभीर पठार है। कैसा है? ये एक अग्र गंभीर पठार माना जाता है। क्या है? छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों में छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। ठीक है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितना? 1100 मीटर। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलता है। सोपान कुछ होगा, सोपान मिलता है। ठीक है। कहाँ मिलता है? पर ये जो पठार है छोटा नागपुर पठार, उसके ये कौन सा? प्रत्येक दिशा में सोपान मिलता है। पठार में ढाल की तीव्र स्पल्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पठार ज़्यादा ढाल होता है। ठीक है। पठार ज़्यादा ढाल होता है, ये बारे में बोल रहा है। अतः एक क्या है? अग्र गंभीर है। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र पर विचार करिए। वो चित्र क्या दर्शाया हुआ है? मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान दर्शाया गया है। तो आप उसको क्या करना है? बताना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। रिफ्ट घाटी क्षेत्र और ये छत्तीसगढ़ मैदान, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद बरसा छाया, ABC करके जो दर्शाया है वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार है वो कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार है वो मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का। अरावली और एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो स्थित पठार है वो मालवा का पठार है। यहाँ क्या कह रहा है? अरावली एवं विंध्य के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी एवं पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है। किसके द्वारा निर्धारित किया गया? बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित किया गया है। आइए इसका यहाँ है ना, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ये दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो अवस्थित है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र जो अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र जो अवस्थित है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है। ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। आप लोग जान गए कहाँ कहाँ फैला है। आइए यहाँ क्या करें? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसमें देख लीजिए, इसमें सभी हो जाएगा। ये उपयुक्त कोई नहीं है, नहीं उपयुक्त मतलब एक से अधिक भी मार सकते। इसका आंसर सभी हो जाएगा। 9 नंबर का सभी हो जाएगा। दंडकारण्य क्या कर रहा है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है तो बता देते हैं। मध्यवर्ती भाग में, कुल मध्यवर्ती है ना, मध्य में पड़ता है सब, इसलिए मध्यवर्ती भाग हो जाएगा। चलिए आगे क्या है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतार्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है। सबसे पुराना इसमें बोल रहा है कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं खड़गपुर। एक खड़गपुर
जो पहाड़ी है वो सबसे पुराना माना जाता है खड़गपुर पहाड़ी। इसका आंसर खड़गपुर पहाड़ी हो जाएगा। यहाँ है खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, जबकि रोहतांग ये पठार विंध्य क्रम की है और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा का जो मैदान दे रहा है डी नंबर वो नवीनतम है। उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है खड़गपुर पहाड़ियाँ जो कि धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, और रोहतांग पहाड़ियाँ विंध्य क्रम की है। आगे क्या है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा ये मेघालय पठार का इसमें अंश नहीं है? तो बताइएगा। इसमें ये हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है, लेकिन गोरा है, जयंतिया है, खासी है। गोरा जयंतिया खासी है, जनजातीय मेघालय पठार का है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ जो कि उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, किसका? मेघालय पठार का। और ये बता देते हैं कि भुवन पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय का अंश है, पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है। भुवन पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय का अंश हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है यानी नापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। भारत का औसतन समुद्र तल चेन्नई के तट से नापा जाता है। क्या कह रहा है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है, तट से कितना? 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है। वही यहाँ कह रहा है किसी भी देश के प्रादेशिक क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि लगभग इसका जो मापा गया है लगभग 12 समुद्री मील। चलिए आगे क्या कह रहा है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, ये तो जानते होंगे आप, कितना है? ये इसका आंसर 7500 किलोमीटर है। भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा इसकी तट रेखा कितना? भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जानते हैं, तथा भारत का तट रेखा कितना है? 7516। अतः निकटतम विकल्प के रूप में सही आंसर डी हो जाएगा। अगर क्या है, भारत की तट रेखा देखिए, इसमें पूछ लिया भारत की तट रेखा, तो कितना हो जाएगा? इसमें आंसर नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर इसका नहीं, 7500 होगा। आगे क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप लोग जानते हैं वो गुजरात की सबसे ज़्यादा तट रेखा लंबा है, तो गुजरात का लंबा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई इतना है, जानते होंगे कितना? 7516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा कुल 9 राज्यों एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, ये भी जानते होंगे। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा गुजरात की है, ठीक है, जो विकल्प में दर्शाया गया है। गुजरात की कितना है? 1214। महाराष्ट्र का कितना? 1652। आंध्र प्रदेश का कितना है? 973। केरल का कितना है? 569, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, 1214, 652, 973 और 569। आगे आइए, 6 नंबर क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो फिर वही बात, गुजरात हो जाएगा। कितना बार पूछा है, फिर यहाँ वही बात होगा। निम्नलिखित में भारत का सबसे लंबा तट कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। भारत के कितने राज्य तट से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट से लगे हैं? तो आप लोग जानते होंगे कितना राज्य लगता है? तट से 9 गो, 9 गो। आगे क्या है, आगे कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में स्नातक नहीं है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था।
रत्नाकर नामक नाम जो सूचक में था वो क्या चीज़ का सूचक था, तो हिंद महासागर का सूचक था। ठीक है, इतिहास में रत्नाकर नाम एक सूचक था, तो किसका था, हिंद महासागर का सूचक था, हिंद महासागर। चलिए आगे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर स्थित है, यानी सैंडल पीक को कहा गया है, पलियान शिखर को ही सैंडल पीक कहा गया है। कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर सैंडल पीक। ठीक है, पलियान शिखर सैंडल पीक कहाँ, उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे यहाँ क्या कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। अंडमान जो है द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर वो सैंडल पीक है, 732 मीटर। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिंगलीपुर के निकट स्थित है। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिंगलीपुर के निकट स्थित है सैंडल पीक। ठीक है, उसके बाद आइए 2 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी, तो ये हो जाएगा सैंडल पीक। ये तो जानते हैं, अभी बताए थे, सैंडल पीक हो जाएगा ये। आगे क्या कर रहा है, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। कौन, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में क्या है, एक द्वीप समूह है। क्या कर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितना है, तो आप लोग जानते होंगे कितना है। ये लगभग कुल संख्या माना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीपों की कुल संख्या माना जाता है 836 संख्या माना जाता है, 836। ठीक है, जिसमें लगभग 22 मुख्य द्वीप है निकोबार द्वीप में। निकोबार द्वीप समूह में मुख्य कितना है, 22 को, कुल माना जाता है 836। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, गलत है। आगे क्या है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को करता है। आप लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, निम्नलिखित द्वीप के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश मतलब वही कहने का मतलब है, वही चीज़ कहने का मतलब है क्या, कि 10 डिग्री चैनल से अलग कौन होता है, तो ये अंडमान निकोबार होता था, वो अगला हम बता दिए थे। चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये भी आप लोग अंडमान निकोबार मार दीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देख लीजिए विचार करके। बायरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। बायरन द्वीप ग्रेट द्वीप से लगभग इतना डिग्री पूर्व में स्थित है, बिल्कुल गलत है। पिछली बार बायरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गर हुआ था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह एक सक्रिय, गलत है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, आप बता दें। बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बायरन द्वीप भारत का, ठीक है। बायरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है, बायरन द्वीप समझ में। बायरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित ज्वालामुखी का उद्गार जो हुआ था 1787 में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात अब तक कई बार हो चुका है, 1795, 1803-4 में, 1852 में, 1991 में, 1994-95 में, 2000 और 2005-06 में भी उद्गार हो चुका है। ठीक है, आगे चलिए। बायरन द्वीप अवस्थित है, बायरन द्वीप अवस्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है बायरन द्वीप। आगे क्या कह रहा है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो बायरन द्वीप हो जाएगा। मात्र एक ही को था ये सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, बायरन द्वीप है। आगे क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो स्थित है वो पुलिकट द्वीप के समीप, ठीक है, पुलिकट द्वीप के समीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। यह क्या कह रहा है, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील जानते कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, वहीं अवस्थित है। या पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। या भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है श्रीहरिकोटा में, ये भी जानते होंगे आप।
आगे क्या है, राम सेतु शुरू हुआ, राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु शुरू होता है। ये कहाँ से, धनुष कोडी से, ठीक है, धनुष कोडी से शुरू होता है राम सेतु, धनुष कोडी से। यहाँ क्या कह रहा है, राम सेतु के पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोडी से प्रारंभ होता है। ये श्रीलंका के मन्नार की द्वीप तथा एक श्रीलंका के उपस्थित उथले जलीय भाग में इसका विस्तार किया गया। ये तो नॉर्मल है, आप लोग रामायण तो देखे होंगे जरूर। बताएगा 14 निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। ग्रेट निकोबार के निकट जो अवस्थित है वो सुमात्रा है, ठीक है। ग्रेट निकोबार के निकट जो अवस्थित है वो सुमात्रा अवस्थित है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है। या 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ और नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 37 डिग्री 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट और 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। कौन, ग्रेट निकोबार। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन, ग्रेट निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से। यह इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी इतना पर अवस्थित है, ठीक है। बोर्निया, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा द्वीप की तुलना में काफ़ी कम है। ये सब बोल रहा है, ये सब उतना पूछेगा नहीं कितना कम है कितना ज़्यादा है। आगे क्या है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में लक्षद्वीप। आगे क्या कह रहा है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाया जाता है। परवाल द्वीप जो पाया जाता है वो लक्षद्वीप के निकट पाया जाता है। परवाल द्वीप, लक्षद्वीप के निकट परवाल द्वीप पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप, लक्षद्वीप, परवाल द्वीप एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। क्या कह रहा है आगे, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। लक्षद्वीप में मात्र 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितना है, 36 द्वीपों का समूह। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप तो परवाल उत्पत्ति का है, ठीक है। परवाल उत्पत्ति का है ये द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, परवाल उत्पत्ति का है कौन, द्वीप समूह लक्षद्वीप। आगे क्या कह रहा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति है। भारत में परवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवान एवं कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। 7 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ये कैम्बे की खाड़ी जो है उसमें परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। आगे क्या है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो ये सुदूरवर्ती आएगा मिनी क्वाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनी क्वाय हो जाएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा सुदूरवर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। तो मिनी क्वाय नहीं आता है। आगे 9 नंबर देखिएगा। आगे 9 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये रामेश्वरम द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। रामेश्वरम एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है, ठीक है। मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। मुंबई का क्षेत्रफल जो है पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। आगे क्या है, कारण भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है, सालसेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप हो जाएगा।
सालसेट द्वीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए सुमेलित करिए। सुमेलित करने के बोल रहा है, अरे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है कि बेअंत बेअंत सयोधर बेअंत सयोधर बेअंत सयोधर कहाँ अवस्थित है? बेअंत सयोधर जो अवस्थित है वो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। पिरम जो अवस्थित है, पिरम 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 जो अवस्थित है वो कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में। द्वारका द्वारका जो अवस्थित है, द्वारका अरब सागर में अवस्थित है। अगर अरब सागर तट में। द्वीप कहाँ है? तो काठियावाड़ तट में। द्वीप कहाँ हो जाएगा? काठियावाड़ तट हो जाएगा। द्वीप काठियावाड़ तट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, बेअंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में, पिरम खंभात की खाड़ी में, द्वारका ये अरब सागर तट में, और द्वीप कहाँ है? तो काठियावाड़ तट में। आइए आगे क्या है? कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक जो स्थित है वो कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रिक कहाँ स्थित है? कोरी क्रिक या निवेशिका, कोरी क्रिक या निवेशिका बोल सकते हैं, वो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है। आगे क्या है देखिए आगे, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद आगे फिर एक वीडियो आएगा। इसी प्रकार से आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरा भूगोल करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखें तो उसके लिए थैंक यू। और आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।